नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी सीरीज के क्लास 7 की एनसीईआरटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल चैप्टर 1 के बारे में बात करी थी, इक्वालिटी के बारे में। अब हम आपसे बात करेंगे कि भारत सरकार की या किसी भी सरकार की उसके नागरिकों के लिए हेल्थ में उसके क्या योगदान रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, जिस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के लेक्चर्स आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक करके आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। और कई बार होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, स्वयं से पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब कोई भी कारण हो सकता है। कई बार टीचर जब आपको समझाता है तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन अपने से पढ़ने पे बहुत बार वो चीज नहीं समझ पाते हम लोग। तो खैर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप वो लेक्चर देखिए और जो भी नोट्स आप बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। हालांकि पीडीएफ तो स्क्रीन पर आपको दिखता ही होगा, वहां से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है अपने हिसाब से समझकर उसका नोट्स बनाइए, और उसको करंट से भी अपडेट कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो इससे आपकी एनसीईआरटी का बेस भी बनेगा और आपके नॉलेज में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। और करंट से भी अगर उसका कनेक्शन आप कर लेंगे तो फिर आपको जोड़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि करंट ओरिएंटेड अप्रोच अगर आप लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज होगी। जैसे मान लो आज मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगा, तो आप तमाम तरीके की जो योजनाएं चलती हैं सरकार की, उन सारी चीजों पर भी अपनी बातचीत रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। भारत सरकार की भूमिका क्या है हेल्थ में, उसको समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा पुरानी, जब आप क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे, तो आपने एक सूत पढ़ा हुआ था, श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपका हेल्थ खराब हो जाए, आपका हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाए, खराब हो जाए, तो आपका 50% समझ लीजिए चला गया। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी का कैरेक्टर खराब हो जाए तो उसका 100% नुकसान हो गया, और अगर किसी का हेल्थ खराब हो जाए तो उसका 50% नुकसान हो गया। ठीक है, और अगर किसी का धन खत्म हो गया, गायब हो गया, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और आज के इस युग में जहां पर क्लाइमेटिक चेंज जैसी बड़ी समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनमें हेल्थ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हर नागरिक, कोई भी नागरिक हो, अपने राज्य से, अपने सरकार से अपेक्षा रखता है कि उसकी हेल्थ सेवाओं पर वो ध्यान देगा, और बहुत सारे ऐसे योजनाएं सरकार लागू करेगा जिससे कि हमको फायदा मिले। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। इसमें शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, रोजगार हो सकता है। इन सारी चीजों के साथ साथ हाउसिंग, सड़क और विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से ही इनका विकास किया जा सकता है, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की जा सकती है। और ऐसे राज्य को, जो राज्य अपने नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अगर उनको लाभ पहुंचा रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे राज्य को क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अभी तो आपका ये बेसिक क्लास 7 का लेसन है, लेकिन अगर हम गहराई से समझे तो राज्य भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक राज्य वो होता है जिसको हम पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस राज्य का काम होता है सिर्फ नागरिकों के आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से जो है सुरक्षा की जाए, मतलब आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। जिसके बारे में आपने सुना होगा, एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उन्होंने लेजर फेयर की नीति की बात करी थी कि अहस्तक्षेप की नीति, मतलब नागरिक या व्यक्ति जो भी व्यापार कर रहा है, जो भी आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। लेकिन ये जो आधुनिक युग है, समाजवादी और पूंजीवादी हर अर्थव्यवस्थाओं को मिक्स करके भारत चलाता है। तो भारत में भी ऐसी बात नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहे तो उसको व्यापार करने से रोका जाएगा, नहीं। सिर्फ ये है कि उसमें कुछ सरकार की भी अपनी नियम है, उनके अपनी कानून है, और व्यक्ति को भी उन्हीं नियम और कानून के दायरे में रह करके जो है व्यापार करना होगा। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। हेल्थ पर हम लोग बात कर रहे थे।
तो हेल्थ का मामला यह है कि हर नागरिक ये चाहता है कि उसकी सरकार हेल्थ के बारे में ध्यान रखे और उससे संबंधित योजनाएं चलाए। और अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये राज्य सूची के विषय में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आता है तो इसका मतलब ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि आपके स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं लाए और आपके हेल्थ को ध्यान में रखे, ठीक है। अब ये चित्र आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ये फोटो है, इसमें दिखाया जा रहा है तरह तरह परिस्थितियां हैं कि गांव में किस तरीके से एम्बुलेंस जा रहा है, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बात करी जा रही है, ठीक है। इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ग्रामीण और शहरी जो स्वास्थ्य परिसर है, जहां अस्पतालों की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि शहर में जो बड़े सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर्स, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको शहर में ही दिखाई पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे डॉक्टर्स आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। चलिए अब बातचीत करते हैं कि हेल्थ आखिर में होता क्या है। हम जब स्वास्थ्य का नाम लेते हैं तो हमको यही समझ आता है कि अगर हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं या हमारा हेल्थ ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, ठीक है, तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है। डिजीज और डिजीज वर्ड अगर है, इसको हम दो भागों में बांट दें। एक तो होता है डिस और प्लस ईज, मतलब आपको आपकी आरामदायक जिंदगी में अगर किसी प्रकार की कठिनाई आ जाए, खास करके आपकी शारीरिक कमियों की वजह से या किसी तत्व की कमी की वजह से, तो उसी परिस्थिति को, उसी स्थिति को हम रोग बोलते हैं या डिजीज बोलते हैं। तो सामान्यतः यह धारणा है समाज में कि अगर आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके हेल्थ को बनाए रखने के लिए समाज और पर्यावरण के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हमको स्वच्छ पानी ना मिले, साफ पानी ना मिले, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमको स्वच्छ हवा ना मिले तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ पानी ना मिले, स्वच्छ हवा ना मिले, स्वच्छ पर्यावरण ना मिले, इन सारी चीजों की वजह से भी हमको बीमारी पकड़ सकती है। तो इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार देता है। तो राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि आपको ऐसा पर्यावरण प्रदान करे, एक ऐसा माहौल प्रदान करे जिसमें आप बीमारियों से और पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त रहें, ठीक है। और जितनी भी स्थितियां हैं जिनमें हम तमाम तरीके की बीमारी से दूर रहें, वही हमारी स्वस्थ की स्थिति होती है। लोग बोलते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। और आज के जमाने में आपको पता ही है कि अगर मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की बात करी जाए, फंडामेंटल नीड्स की अगर बात करें हम कि हम मनुष्य की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरी आवश्यकता है शिक्षा, गरीबी दूर करना भी एक बड़ी बात है। अभी तो मान लीजिए भूखमरी की समस्या थोड़ी कम है, लेकिन पहले ये भी एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और इनका संबंध गरीबी से भी हो सकता है। इन सभी चीजों का संबंध किससे हो सकता है? गरीबी से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम गरीबी को ध्यान में रखें, तो गरीबी रहेगी तो शिक्षा में समस्या आएगी, शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। गरीबी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो सकता, स्वास्थ्य में भी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। और अगर गरीबी रहेगी तो भुखमरी का भी आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी है कि वो आपकी गरीबी को दूर करे, ठीक है, पॉवर्टी को समाप्त करे। इसलिए आप देखेंगे भी पूरी दुनिया भर में, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पहला है वो उसमें क्या कहा गया है? एबॉलिश पॉवर्टी, मतलब पूरी दुनिया भर से पॉवर्टी को खत्म किया जाए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है भुखमरी की समाप्ति, भुखमरी का अंत, या भुखमरी का अंत करना है पूरी दुनिया भर से, एसडीजी गोल सेकंड, ठीक है। तीसरा है हेल्थ, चौथा एजुकेशन। तो मतलब आप देखेंगे कि एसडीजी के जो गोल्स भी हैं वो भी इसी आधार पर बनाए गए हैं कि किस तरीके से मनुष्य का स्वास्थ्य जो है और उसका जीवन स्तर, ठीक है, एक लाइफ स्टैंडर्ड भी होता है, जीवन स्तर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनुष्य के जीवन में कि वो किस स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीबी अवस्था में जी रहे हैं,
बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अक्सर सरकारी आंकड़े इन मामलों में गलत होते हैं। सरकारी आंकड़े जो भी सामने आते हैं वो हमेशा से कम ही दिखाते हैं इन मामलों में। लोगों को लगता है अभी सरकारी आंकड़ा आएगा उसमें बोलेंगे कि भारत में तो बहुत कम गरीब है, सिर्फ 5% गरीब है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन सारे पॉइंट्स का आपस में बड़ा संबंध है, ठीक है। अगर गरीबी रहेगी तो ये सारी चीजें आपको जकड़ी हुई दिखाई पड़ जाएंगी, ठीक है। अब हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सह में रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। जैसे पहले क्या होता था, कोई बीमार पड़ जाता था तो लगता था अरे भाई अब ये स्वस्थ नहीं है, परंतु अब आज के जमाने में स्वस्थ रहने की परिभाषा बदल चुकी है। अभी आप पूरी तरीके से दिखाई पड़ेंगे स्वस्थ, लेकिन मानसिक तनाव से आप ग्रसित हैं। आप हमेशा सोच रहे हैं, बहुत चिंताग्रस्त हैं, आप कोई भी काम उत्सुकता से नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी तो अपने आप में एक अस्वस्थता का स्थिति दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। तो अब बहुत सारी परिभाषाओं में बदलाव आ चुका है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आप देख ले, कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ ले। जैसे एग्जाम्पल के रूप में संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं कंट्री के हिसाब से, उस हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और भारत अपने यहाँ से सबसे ज्यादा डॉक्टर बनाकर भेजता है। हर साल लगभग 30,000 डॉक्टर बनते हैं, हर साल, सोचिए, हर साल लगभग 30,000 डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। और पिछले वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में भी बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, 1991 में 11,174 हुए, और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर के 25,583 हो गई। हालांकि अभी भी ये जो संख्या है, ये जो 2017 का आपको आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ग्रेजुअली एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है भारत में। हेल्थ सर्विस में काफी अच्छा डेवलपमेंट भारत ने किया है। भारत में विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। और मुंबई में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जहां पर दुनिया भर के लोग इलाज करवाने आते हैं, ठीक है। भारत विश्व का दवाइयां बनाने वाला तीसरा बड़ा देश है। और अभी तो आप कोरोना काल में अगर देखे होंगे तो भारत ने अमेरिका में भी दवाइयां एक्सपोर्ट करी हैं। तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें भारत का बड़ा योगदान है। भारत बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में दवाइयां बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो दुनिया में दवाई निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। ये एक बड़ी समस्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि जो भारत के डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य का जो मामला है वो थोड़ा तकलीफ देने वाला है, ठीक है। ये बात समझनी होगी आपको। दूसरा एक मुद्दा है, माफी चाहूंगा, दूसरा एक मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। अभी मैंने आपसे एक चैप्टर में बात करी थी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर क्या है, कम है। तो ये अपने आप में क्या है, पैराडॉक्सिकल है, एक विरोधाभास है कि जहां डॉक्टर ज्यादा होने चाहिए थे वहां डॉक्टर कम है, ठीक है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। और टीबी एक ऐसी बीमारी है, पहले तो बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारे पास इसके सारे इलाज मौजूद हैं। उसके बावजूद भारत में तकरीबन 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है कि इतना डेवलपमेंट होने के बाद, इतनी आधुनिकता आने के बाद भी अगर हम टीबी से आज भी, वो भी 5 लाख जैसी संख्या में अगर प्रति वर्ष मर रहे हैं, तो इसका मतलब भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है कितनी भी बड़ी हो गई हो, कितना भी डेवलपमेंट उसमें हो गया हो, लेकिन अभी वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जितना हमें अपेक्षा है या जितना हमको होना चाहिए था, ठीक है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट मिलती है और ये संख्या कम नहीं हो रही। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, ठीक है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, सरकार इसमें सक्षम नहीं हो रही है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं और इन बीमारियों में से
21% बीमारियां कैसी होती हैं, वो जल से पैदा होती हैं, जल जनित होती हैं, जैसे हैजा हुआ, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हुई। ठीक है, तो इसमें एक बात करी गई है संचारी रोग। ठीक है, संचारी रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, मतलब ऐसे रोग जो फैलते हैं, संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे इसमें बात करी गई है हैजा की। ठीक है, कॉलरा जिसको हम बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया से होता है, और खराब पानी पीने से, खराब पानी के सेवन से ये बीमारी फैल जाती है। पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस तो आपको पता ही है, ये वायरस से होता है ये रोग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का सूजन, लीवर में सूजन आ जाती है, उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हो रही है किससे हो रही है, पानी से हो रही है, जल जनित बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है कि अभी भी इनमें कोई बहुत विशेष कमी नहीं है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे अल्प पोषण के शिकार हो गए हैं। ठीक है, अल्प पोषण के शिकार होने का मतलब है कि जिनकी जितनी मात्रा में उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उतनी मात्रा में उनको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, और उस वजह से वो क्या हो गए, अल्प पोषण के शिकार हो गए। ठीक है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो प्रशिक्षित नहीं है और ट्रेंड नहीं है। देखिए, भारत के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो बहुत प्रशिक्षित है, उनका लेवल बहुत हाई है, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है ना कि सरकारी सेक्टर में या तो आप कहें कि बहुत भीड़ हो, या फिर जिस मात्रा में वो धन कमाना चाह रहे हैं उस मात्रा में उनको धन नहीं मिलता है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनका रुझान सरकारी अस्पतालों में कम रह करके अपने निजी अस्पतालों में ज्यादा रहता है, और इसी वजह से समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, उनके मन में धन की लोलुपता जो है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, वो उसको भोगता है। और आप जाके देखिए कि सरकारी अस्पतालों में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मतलब वहां पर जाकर का आपको असल में पता चलेगा कि भारत में कितनी गरीबी है। सिर्फ एक कमरे में बैठ करके सोच करके नहीं भारत अब कागज पर अमीर हो चुका है या गरीबों की संख्या घट चुकी है, इतने से नहीं पता चलेगा। धरातल पर आकर ग्राउंड लेवल पे जाकर कभी चेक करिए तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ब्लड बैंक, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा। अब अगर एम्बुलेंस की बात करें, एम्बुलेंस की बात करिए आप, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे, शहरी क्षेत्रों में तब भी आप कहिए कि हाँ नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड लेने के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। अगर किसी को कोई घातक चोट लग गई हो जिसको ब्लड की तुरंत जरूरत हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ब्लड मिलना। ये भी एक बड़ी समस्या है। अभी इसी एनसीईआरटी के चैप्टर में एक कहानी अमन की है और एक उनके दोस्त की कहानी बताई गई है, जिसमें अमन गरीब परिवार से आता है और उसका दोस्त जो है वो अमीर परिवार से आता है। दोनों की जो कहानी है, अगर उस कहानी को आप समझे तो उसमें बस यही कहने का पूरा कहानी का जो समरी है यही बताया जा रहा है कि अमन गरीब परिवार से है तो उसको एक बार वायरल हो जाता है तो वो सरकारी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पताल में वो जाता है, लंबी लाइनें लगी रहती हैं। उसके पिताजी गरीब है तो उनको काम से अपने फुर्सत नहीं है। ठीक है, और जब सरकारी अस्पताल में वो पहुंचता है, वहां लंबी लाइनें देखता है तो बहुत सारा समय लग जाता है उसको वहां से पर्चा लेने में। फिर पर्चा लेकर के जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर खून की जांच के लिए लिखते हैं, तो खून की जांच की जो रिपोर्ट है वो 3 दिनों बाद मिलती है। आप सुनिए, गरीब बच्चे की कहानी समझिए कि उसको 3 दिनों बाद ब्लड की रिपोर्ट मिल रही है। आप सोचिए, कोई अगर बहुत गंभीर समस्या हो तो 3 दिनों बाद तक क्या वो स्थिति ठीक हो सकती है? हो सकता है वो 3 दिन में ही बहुत बुरी हो जाए। फिर 3 दिन बाद जब ब्लड की रिपोर्ट मिलती है तो उसके बाद पिछला डॉक्टर जो था, सरकारी वाला जो पिछला डॉक्टर था, अब वो हट गया, दूसरा डॉक्टर आ गया। अब उस डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट देखी, बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वायरल है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जब आप उनके दोस्त की बात करेंगे तो दोस्त उनके अमीर थे बहुत, तो वो सरकारी के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो गई। ठीक है, और वहां के लोग बड़े अच्छे से उनके साथ बर्ताव कर रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा बर्ताव भी नहीं होता है नागरिकों के साथ, तो बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक दिन में ही सारी जांच वगैरह हो गई, पता लग गया कि भाई इनको वायरल है। हाँ, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है
कि जो प्राइवेट अस्पताल है उनको पता है चूंकि सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो अनावश्यक रूप से आपको लूटते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, एक एक छोटी सी दवा चाहिए होती है, पैरासीटामोल की जगह वो 15 किस्म की दवाएं दे देते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट बना देते हैं, बहुत सारे जांच लिख देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बेसिक डिफरेंस है उसमें। हालांकि अब करप्शन इतना अपने चरम पर पहुंच चुका है कि वहां भी लोग प्राइवेट अस्पतालों से ही कनेक्शन किए रहते हैं, मेडिकल का कनेक्शन होता है डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर कभी जेनरिक दवाएं लिखता ही नहीं। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो संहिता है भारत की, आयुर्वेद संहिता, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर्स को अधिकतर जेनरिक दवाएं ही लिखनी चाहिए, लेकिन वो जेनरिक दवाएं ना लिखता है, ब्रांडेड लिखता है, क्योंकि उसके साथ उनका कमीशन का कनेक्शन होता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ब्लड बैंक आदि जो कि मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर, ये सारे भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिससे हम उनका उनसे अपना इलाज करवा सके। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। देखिए, ये जो सारी बातें आपको एनसीईआरटी की बुक्स में दिखाई पड़ रही होंगी, उन सारी बातों को आप सिर्फ कागज का ही समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वास्तविक अगर जीवन में आप इसको लागू करने लगेंगे तो लगेगा कि अभी ऐसी कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। अधिकतर जनसंख्या को आप कहाँ सुविधा दे पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। सैकड़ों हजारों गांव में फैली हुई है। ठीक है, इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, लेकिन ये भी एक सच है कि ग्राउंड लेवल पर अभी भी समस्याएं विद्यमान है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जब तक सरकार प्रतिबद्ध नहीं होगी, जब तक सरकारी कर्मचारी प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं जारी रहेंगी। ठीक है, देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है ये आपको दिख रहा होगा, और समाज में जितने लोग रहते हैं सबको पता है सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। ठीक है, जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हो गया है, और ये अपने आप में एक विरोधाभास वाली स्थिति है कि कहाँ एक कागज पर लिख रहा है नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अस्पताल है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा डॉक्टर हम एक साल में बना रहे हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी आज इतनी समस्या है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक एक महीने में नंबर लगता है, एम्स वगैरह में तो एक एक महीने में नंबर लगता है। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस, मतलब किस तरीके की स्थिति है ये कि किसी व्यक्ति का नंबर एक महीने बाद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डॉक्टर्स बहुत एक्स्ट्रा है नहीं, अगर होते तो इतना नंबर नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, अब ये मुद्दा यहां तक था कि हाँ हेल्थ का इशू है भारत में। ठीक है, दूसरा मुद्दा बन के आ रहा है, हमें सरकार को कर एक प्रकार से नॉलेज बॉक्स, इसको समझिएगा, अलग से लिखा हुआ है कि हमको सरकार को कर क्यों देना चाहिए, हम टैक्स क्यों पे करें, हमें क्या फायदा हो रहा है सरकार से जो हम टैक्स पे करें। देखो, एक सिंपल सा मेथड समझो, आपको समझा दें कि किस तरीके से राज्य काम करता है। वैसे तो बेसिक तौर पर राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक पुलिस राज्य होता है जिनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा है कल्याणकारी या नागरिक राज्य। तो पुलिस राज्य का काम है सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, और कोई काम इनका नहीं। तो खास करके जो उदारवादी विचारक हैं, व्यक्तिवादी विचारक हैं, वो ऐसा मानते हैं कि राज्य को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारी देखभाल करेगा तो उसी बहाने वो क्या करने लगेगा, हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगेगा। तो इसलिए नहीं चाहते कि राज्य जो है हमारी देखभाल करे या हमारे काम में हस्तक्षेप करे। कल्याणकारी राज्य का मानना है कि राज्य को नागरिकों का भी कल्याण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक तौर पर हम जो राज्य से अपेक्षा करते हैं कि राज्य हमारी हेल्थ में
हमारी हेल्थ को, हमारी शिक्षा को, हमारे जीवन को अच्छा बनाए, तो ये कल्याणकारी राज्य में ही वो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये मामला है। अब राज्य जो है ये सारी सुविधाएं देने में असमर्थ है, और हम उसको टैक्स क्यों देंगे? क्योंकि वो हमें योजनाएं, हमें हमारे योजनाओं के माध्यम से हमारा कल्याण करेगा, तो योजनाएं चलाएगा तो पैसा लगेगा ना, और ये पैसा लगेगा तो पैसा आएगा कहां से? तो एक छोटा सा हिस्सा अपने अमाउंट का हम इसको टैक्स देते हैं, जिससे ये हमको सुविधाएं उपलब्ध करा सके, हमारी रक्षा कर सके, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हमको उपलब्ध करा सके। इन्हीं वजहों से हमको टैक्स देते हैं, राज्य को टैक्स दिया जाता है। ठीक है, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। चाहे वो रक्षा हुआ, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर पाएगा। भाई, हम आर्मी कहां से पैदा करेंगे? हम आर्मी कहां से लेकर आएंगे? अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, 140 करोड़ जनसंख्या, अगर एक एक रुपए 140 करोड़ लोग जुटाए तो वो कितना हो जाता है? 140 करोड़। तो अगर हम टैक्स ठीक ठाक मात्रा में दे, तो सरकार जो है हमारे लिए, नागरिक हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। ठीक है, तो यही मुद्दा है कि टैक्स देकर हम अपने कल्याण के लिए सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है, करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल विकास हो रहा है, इन सब चीजों में टैक्स का बड़ा योगदान है। ठीक है, अब दो प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं होती है बेसिक तौर पर, एक तो सार्वजनिक सेवा होती है, और दूसरी जो होती है वो निजी सेवा होती है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा में जो मैंने आपको कहानी सुनाई अमन की और उसके दोस्त की, वो एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ जाता है। कई बार क्या आप अनुभव करेंगे कि जो निजी अस्पताल हैं वो सरकारी अस्पताल से बेहतर काम करते हैं। ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम करते हैं, लेकिन हाँ, उसका एक अपना सिस्टम ये है, क्योंकि सरकार अगर आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार अस्पताल चला रही है तो वो किसी लाभ के लिए अस्पताल नहीं चला रही है, लेकिन जो निजी अस्पताल चल रहे हैं वो लाभ के लिए चल रहे हैं। तो जब निजी अस्पताल लाभ के लिए चलेगा, जाहिर तौर पर वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा। उसके लिए अस्पताल एक बिजनेस है, लेकिन सरकार के लिए बिजनेस नहीं है। वो सरकार के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अपना एक हिस्सा है, जो हमसे टैक्स लेकर के सरकार चला रही है। लेकिन जो निजी व्यक्ति अगर अस्पताल खोलेगा तो वो अपने लाभ के लिए खोलेगा, इसलिए जाहिर तौर पर वो सरकार के मुकाबले ज्यादा पैसे लेगा और हर स्टेप पर वो पैसे लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब चलिए पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, और सभी बीमारियों से, चाहे वो बीमारी साधारण हो, चाहे वो कोई स्पेशल नीड वाली बीमारी हो, बहुत विशेष बीमारी हो, उनका इलाज प्रदान करते हैं। अब अगर हम ग्राम के स्तर पर देखें तो एक पीएचसी होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। ठीक है, ग्राम स्वास्थ्य सेवक, इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक हुआ था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और वो भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है, बहुत स्पेशलाइज्ड है। उसमें ऐसा नहीं कि छोटी मोटी सी चीजें होती हैं। देखो, पीएचसी जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र और तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें कोई विशेष इलाज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन, तो उसके लिए उसको तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका इलाज करने के लिए उसको तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा, जो कि जिले पर मौजूद होता है। ठीक है, तो जो जिले पर अस्पताल मौजूद होते हैं वो विशेष अस्पताल होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज होती हैं। ठीक है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम
सार्वजनिक कहते हैं। देखो, सार्वजनिक कहने का मतलब है कि वो सभी नागरिकों के लिए ओपन है, इसलिए इसको हम सार्वजनिक कहेंगे। ठीक है। और ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम जो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसी से अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, ये है सार्वजनिक अस्पताल। ठीक है। और ये सुविधाएं भी सबको मिलती हैं, ऐसा नहीं कि ये सुविधा सिर्फ कुछ लोगों को है, ये पूरे नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इतना लूट लेंगे कि आप दोबारा कभी उधर जाएंगे नहीं। जैसे अगर कोई बीमार पड़ गया है, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल का सिस्टम समझो, कोई बीमार पड़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर जैसे जैसे करके वो ठीक होगा, फिर आप चूंकि ठीक करवाने गए ना, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। कैसे? कि वो पैसा देखकर आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है वो किसी दूसरे बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन आप मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, इतना पैसा आपका लग जाएगा। ठीक है। तो ये सिस्टम होता है निजी अस्पतालों का। ठीक है। और सरकार क्या करता है, सरकार या तो निःशुल्क आपको सेवा देगी या तो बहुत कम पैसे पर, जैसे 1 रुपए पर पर्ची काट देती है। 1 रुपए पर पर्ची मिल जाएगी आपको सरकारी अस्पतालों में, और 1 रुपए का तो कोई मतलब ही नहीं है प्राइवेट अस्पताल में। समझ आई बात? तो दोनों में बड़ा अंतर है पैसे का। और चूंकि विशेष रूप से जो सरकारी अस्पताल है ये गरीबों के लिए होते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो जो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं वो सरकारी अस्पताल में क्यों जाएंगे। हाँ, अगर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल की कार्य प्रणाली एक जैसी हो जाएगी, लेवल एक जैसा हो जाएगा, सुविधाएं एक जैसी हो जाएंगी, तो फिर कोई प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं जाएगा। ये भी एक बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे बीमारी, खास करके टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, ठीक है, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकने का भी इनका काम है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह अस्पताल, ये व्यवस्था क्या हो जाती है, असफल हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। देखो, केवल सरकार ही अकेला कोई काम नहीं कर सकती है, आपको भी सुविधा और सहयोग देना पड़ेगा। जैसे अब मलेरिया के लिए सरकार चिल्लाएगी कि पानी मत इकट्ठा होने दीजिए अपने कूलर में, कहीं पर एक जगह पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं सुनाई देगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा, और फिर आप जाके सरकार से कहेंगे कि आप अच्छी सुविधा नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको तो मलेरिया हो गया। तो मलेरिया तो हो ही जाएगा आपको, अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए आपको भी सहयोग देना पड़ेगा सरकार का। अब देखिए, गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है डॉक्टर। अब आप ये चित्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल है क्या है। अब देख रहे हैं कितनी बुरी अवस्था है, ये जो बच्चा इतनी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है और ये किस स्थिति में लेटा हुआ है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। मतलब ऐसे संक्रमण से मरते हैं जो रोके जा सकते हैं। ठीक है। और ये सरकारी अस्पतालों की स्थिति है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत अब समर्थ हो गया है। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। बिल्कुल प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन समस्या ये है कि अभी भी हम स्वास्थ्य सेवा में बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है, अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 21, यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य क्या है, उस जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है उसको। कई बार ऐसा होता है, प्राइवेट अस्पतालों की तो स्थिति ये है कि कई बार व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु उसकी हो जाती है, उसके बाद भी इसको जीवित रखते हैं, कहते हैं अभी ये जीवित है, अभी कोमा में है, आईसीयू में है, और पैसा ऐंठते रहते हैं। और फिर जब लग जाता है नहीं अब हटा देना चाहिए, तो सोचिए कि मानवता कितने निचले स्तर तक पहुंच चुकी है, नैतिकता का पतन इस कदर हो चुका है कि पैसे के चक्कर में लोग मानव का जो गरिमामय जीवन है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है। सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बातें करता ही रहता है, वो अपनी तरफ से अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है, लेकिन कार्यपालिका को चाहिए कि वो अपने काम को ठीक ढंग से। अब थोड़ा सा निजी अस्पताल की बात कर लेते हैं।
हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, इनको हम आरएमपी बोलते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में लैब है जो परीक्षण करती हैं, वो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि सुविधाएं आपको लैब में ही मिल पाएंगी, जहां से हम क्या करते हैं, दवाइयां खरीदते हैं। जितना हमारा इलाज में खर्च नहीं होता है, उससे ज्यादा हमारा दवाइयां खरीदने में खर्च हो जाता है, ठीक है। जैसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का कहना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पे लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ये मेडिकल संहिता कह रही है कि हर डॉक्टर को ये चाहिए कि वो हमेशा वो जेनेरिक दवाएं लिखे, कभी भी ब्रांडेड दवाएं ना लिखे, और जरूरत पड़ने पर ब्रांडेड दवाएं लिखे जब आपके पास जेनेरिक में ऑप्शन ना उपलब्ध हो। लेकिन हर डॉक्टर जितना हो सके ब्रांडेड दवाएं ही लिखता है, क्योंकि उससे उसको कमीशन मिलता है, ठीक है। अब आप समझिए, जैसे एग्जांपल ग्रुप में थोड़ा सा जेनेरिक और ब्रांड नेम में थोड़ा अंतर जो है उसको समझिएगा। जेनेरिक दवाओं और ब्रांड नाम वाली दवाओं में एक सक्रिय घटक होता है, मतलब उनका जो फार्मूला है वो सेम होता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। हर दवा का अपना एक फार्मूला होता है, ठीक है, उनका जो फार्मूला है वो सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ना तो इफेक्टिवनेस में कोई अंतर आता है, मतलब उस दवाओं का जो प्रभाव होगा बीमारी पर उसमें भी कोई कमी नहीं है, उनकी एक्यूरेसी में भी कोई समस्या नहीं होती। बस एक ही दोनों में बेसिक अंतर होता है कि जेनेरिक दवा जो है उस पर किसी ब्रांड का नाम नहीं होता। जैसे बल्ला नहीं होता, बैट, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जो बैट लेकर खेलते हैं उसमें ब्रांड का नाम रहता है, एमआरएफ रहेगा, कुछ सीएट का रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना ब्रांड का बैट लेकर खेलते हैं, उनके बल्ले पर कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन बल्ला तो बल्ला है, उसमें भी उतनी ही ताकत है जितना रोहित शर्मा के बल्ले में, ठीक है। वैसे ही दवा में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो उनके अंदर इंग्रेडिएंट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। कॉस्ट की एक बड़ी मामला है यहाँ पे, जो जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट है वो 80 to 85% कम होती है ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले। जैसे एग्जांपल ग्रुप में पैरासीटामोल का नाम आपने सुना होगा। पैरासीटामोल बेसिक तौर पर बुखार की दवा है, ठीक है, ये जेनरिक में भी मिलती है, जेनरिक मेडिसिन में भी मिलेगी, ठीक है। जेनरिक में अगर इसका एक टेबलेट, इसका पूरा पत्ता या टेबलेट अगर आपको मान लो 20 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो यही टेबलेट आपको अगर ब्रांडेड दवा कोई लेने जाए, जैसे मान लो क्रोसिन हो गया, ठीक है, एक क्रोसिन हो गया, कोई और दवा हो गई, तो गुणा कर दे उसमें लगभग ऐसे मान लो कि लगभग 70 से 80 रुपए में वो टेबलेट आपको मिलेगा। ये मूल्य सही नहीं हो सकता है, बस आपको एक रेशियो बता रहा हूं कि तकरीबन 80 से 85% की कमी आपको देखने को मिलती है जेनरिक दवाओं में, इतनी सस्ती होती है। और गरीबों के लिए और जो हमारे नागरिक है उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प होता है जेनरिक दवा, लेकिन कोई डॉक्टर लिखता नहीं। कवर्ड इफ नो जेनरिक फ्रॉम एग्जिस्ट, इंश्योरेंस कवरेज नॉर्मली ऑलवेज कवर्ड, ठीक है। सोचिए कि जेनरिक ड्रग्स जो है इनका इंश्योरेंस होता है, नॉर्मली ऑलवेज कवर्ड, कवर्ड इफ नो जेनरिक फॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है। इनएक्टिव रेडिएंट टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय एफडीए, ये अमेरिका का एक सिस्टम है, वहां की बात है, फेडरल ड्रग अथॉरिटी की बात है, ठीक है। नो डिफरेंस, उनकी जो जैसे जो डोजेज होते हैं, जो दवाओं में ताकत होती है वो बराबर होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की जो दवाओं का जो असर है उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या बेसिक अंतर होता है, ठीक है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, इसीलिए तो उनका नाम ही है निजी, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि सेवाएं अच्छी नहीं है, सेवाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन पैसा बहुत लगता है, ठीक है।
स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं? भारत में बात करी जा रही है कि भारत में ऐसी स्थिति का सामना हम कर रहे हैं कि निजी सेवाएं बढ़ तो रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, खास करके प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट ग्रो कर रहा है। ऐसी दशा में क्या हो रहा है, निजी सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं और इतना पैसा लगता है कि आदमी को अगर कभी भी बीमारी हो जाए कोई, सोचो कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको टेलीविजन पे दिखते हैं, इंश्योरेंस के टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, नहीं तो आप बिक जाएंगे, आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, पैसा भरते भरते आप बिक जाएंगे। इसमें ऐसा बताया जाता है। इससे खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितना पैसा लगता है। ठीक है, दवाइयां बहुत महंगी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं, जो ब्रांडेड दवाएं आती हैं, वो बहुत सारी महंगी होती है और लोग उसको खरीदने में समर्थ भी नहीं होते। इसलिए जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो गरीबों को या मिडिल क्लास फैमिली की बात कर लो, उनको हमेशा ऋण लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है लोगों से कि हम अपने इलाज करवा सके। ठीक है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में कई बार सस्ते तरीके उनके पास उपलब्ध होते हैं, हॉस्पिटल्स के पास सस्ते तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज के जमाने में खास करके महिलाओं का जो जब वो होता है, जब बच्चे या जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पर बहुत महिलाएं जो होती है वो उनका ऑपरेशन नहीं होता है, या ऐसा बोलो कि उनकी स्थिति ऐसी होती है बिना ऑपरेशन के ही बच्चा हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डॉक्टर उनको कहता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेशन में पैसा ज्यादा लगता है, खर्च ज्यादा लगता है, इसलिए डॉक्टर हमेशा यही लिखता है। ठीक है, और कई बार होता है जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा दवाइयां, इंजेक्शन, सलाइन आदि की सलाह मिलती है, और ऐसी भी जांच करवाई जा सकती है जिन जांच का कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई रेफरेंस नहीं, फिर भी ऐसी जांच करवाई जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक लागू करी गई है। उसका मकसद सभी वर्गों के लोगों को, खास तौर पर गरीब और वंचित लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं मुहैया कराना है, और अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाएं, क्योंकि जेनरिक दवाओं का जो वैल्यू होता है, जो कीमत होती है, बहुत कम होती है। वैल्यू तो बहुत होती है लेकिन कीमत बहुत कम होती है, और इस योजना के थ्रू ऐसे लोगों के पास ये दवाएं पहुंचाई जाएंगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, ये जन औषधि अपनाएंगे, मधुमेह को हराएंगे, ये डायबिटीज के बारे में। और ये जन औषधि आप ये मेडिकल स्टोर्स आप देख रहे होंगे। ठीक है, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम होती है, दवाई जो है उत्तम मिलती है। ठीक है, तथ्य ये भी एक जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। मतलब जो लोग बीमार होते हैं उसमें केवल 20% लोग ऐसे हैं जो दवा खरीदने में सक्षम है, अदरवाइज उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। सोचिए कि जब भी आपको बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपको उसमें से 40% लोग ऐसे हैं जो या तो उधार ले लेंगे या तो फिर अपनी संपत्ति बेच देंगे। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का बड़ा कारण बनती है, क्योंकि उनके पास एक तो पैसा नहीं है, दूसरी ये स्थिति बार बार आती है क्योंकि गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी से जूझ रहे हैं और बार बार वो बीमार पड़ेंगे, और जब बार बार बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल की फीस, अस्पताल का जो पैसा है, उनका खून और चूस लेता है। ठीक है, तो ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, और इनका आधा से ज्यादा पैसा जो है हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। उन्हें जीवन के आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण नहीं उपलब्ध हो पाता, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है, और बीमार होने वाले खर्चे उनकी हालत और खराब कर देते हैं। जितना खर्चा होता है उनका, उससे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाए। ठीक है, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं। जैसे गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है, गर्भवती औरत जो है वो योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाती है। गांव की स्थिति है, उसके पास पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुविधा है ही नहीं तो कहाँ जाएगी। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक ही जीप मरीजों के लिए चलता फिरता दवा खाना बनकर आती है। एक ही गाड़ी में आप कितना मरीज के लिए कितनी दवा ले पाएंगे। ठीक है,
और जो सतत विकास लक्ष्य तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड वेल्थ एंड वेलबींग। इसी के साथ साथ आप एसडीजी गोल्स भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, बड़ा सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो सच बात है कि देश में जो लोगों की स्वास्थ्य की दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है, और ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है खास करके गरीबों और सुविधाहीनों को क्वालिटी हेल्थ सुविधाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। मतलब जो समाज की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं चलाता है, उन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सामाजिक पक्ष जो है उस पर भी काम करना जरूरी है, और जो सरकार का पक्ष है उस पर भी काम करना जरूरी है। 1996 में केरल सरकार ने क्या किया, राज्य के पूरे बजट का 40% क्या कर दिया इसने, पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनको पूर्ण कर सकती थी। इससे गांव के पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित पैसा खर्च किया गया, जिससे कि केरल में बड़ा डिफरेंस आ गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जल वितरण व्यवस्था जांच की गई, स्कूल आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया, और गांव के विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में क्या हुआ, सुधार आया, बहुत बहुत ज्यादा सुधार आया। और केरल के बारे में आपको पता भी होगा कि केरल हर क्षेत्र में भारत का सबसे अग्रणी राज्य बनकर सामने आता है, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। कोरोना के दौरान भी वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अपर्याप्त बिस्तर अस्पतालों में, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम सरकार का हेल्थ बजट जो होता है, जो स्वास्थ्य पर जो बजट खर्च करती है सरकार, वो बजट और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और पंचायतों को भी और पैसा देना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र पर स्वास्थ्य का काम हो सके। कोस्टारिका एक देश है, वहां भी जो है ये किया गया कि उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। सोचिए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम देश में सेना ही नहीं रखेंगे। उन्होंने सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। हालांकि ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं भारत को अपना सेना हटा देना चाहिए, वो तो निहायत ही दूसरा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कहने की जरूरत है कि हेल्थ पर थोड़ा सा और बजट में पैसा आना जरूरी है। स्वास्थ्य की शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एजुकेशन में हेल्थ अवेयरनेस जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको शामिल करना चाहिए। और संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का अपना कर्तव्य बनता है, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होगा वो सेवा या कार्य जो देश में सब लोगों के लिए है। निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित की जाती है। चिकित्सा पर्यटक, ये वो विदेशी पर्यटक होते हैं जो अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वसनीय सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये रहा आज का सरकार की स्वास्थ्य में भूमिका का चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले समय में आपको हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।